शुरू करें। हाँ। कार्रवाई कार्रवाई क्या होती है? क्या कार्रवाई क्या होती है? कुछ नहीं होता। एक्सपोर्ट के बेनिफिट, एक्सपोर्ट स्टार्ट करना है हमने आज। आजा, बुक निकाल ली? हाँ जी। ठीक है, पैर ठीक है? पता नहीं, अभी तो वैसे का वैसा ही है। मेरे को दिमाग भी ऐसे का वैसे ही लग रहा है। पता नहीं मेरे को क्या हो गया, मैं ऐसी कुछ ना कुछ बोल देती हूँ। अबे तुम दिमाग को लगा क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब से लगाओ। मैंने पागल हो गई तेरे। वही तो सर, मेरे ऊपर इफेक्ट पड़ रहा है घर रहने का। नहीं, जब आदमी भी ऐसी थी, ज्यादा फर्क नहीं है। ओके सर, सॉरी। चलो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे, स्लो स्लो। जल्दी जल्दी मजा आता है ना, वही तो बड़ा टॉपिक है। तो खत्म नहीं होगा, झटपट करवा दूंगा मैं खत्म आज। 15 मिनट फालतू लगेंगे और क्या होगा। 7 बजे तो पढ़ते थे। हेलो, चलो। एक्सपोर्ट ट्रेड का मतलब पहले कौन बताएगा? भाई साहब हो रहे हैं क्वेश्चन, स्पीड पढ़ाओ। जो इंडिया से बाहर सामान जाता है, मतलब भाई तू पहले तू इधर बैठा मन के साथ। सर एक मिनट और यहाँ बैठ। अरे नहीं भाई, आप मेरे को तो दिख नहीं रहा ना, तू ही तो पूरे बैच में आंसर करता है, दिख ही नहीं रहा तू। मैं यार इसमें तो इधर आ जा, मेरे पास आ जा। मेरे को दिख नहीं रहा, सॉल्व की बात गाड़ी बैठी हुई ना। कहाँ जा रहा है क्लास के बाद? सर ये डिस्टर्ब करता है। उधर नहीं बैठना। अरे इधर करूंगा, इधर बैठ, इधर बैठ। जल्दी कर, वीडियो चल रही है अंदर। रिकॉर्डिंग खराब हो रही है। सर इतना अच्छा बच्चा हूँ, ठीक है कर, बाकी पार्ट्स करा। बेचारा किसको अपने आप को। एक्सपोर्ट का मतलब बता मंजरी। एक्सपोर्ट का मतलब होता है जो गुड्स और सर्विसेज जो हम बाहर प्रोवाइड करते हैं, ये अपनी कंट्री से बाहर को देते हैं। उससे पैसा आता है कि जाता है? एक्सपोर्ट हमारी कंट्री के लिए फेवरेबल है कि क्यों? बात करो, डेफिनेशन बात करो। और डेफिनेशन के नीचे जो लिखा है ना, एक्सपोर्ट ट्रेड इज द फंक्शन, वो भी बात करो। जो एक्सपोर्ट करता है, जो बेचता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपोर्टर। और जो खरीदता है उसको क्या बोलते हैं? इम्पोर्टर। वो मार्क करने की जरूरत तो नहीं है, तो खाली 2 लाइनें मार्क कर लो बस, लास्ट लाइन। अब प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें एक्सपोर्ट पता है, उसके फायदे भी तुमने बताए दिए। जो इंटरनेशनल ट्रेड के फायदे और एक्सपोर्ट के फायदे भी हैं। मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा प्रोसीजर है। अब स्टेप्स जो है ना, स्टेप्स में पंगा होता है। इस स्टेप्स को तुम आगे पीछे लर्न नहीं कर सकते। स्टेप्स है ना, 1 2 3 4। स्टेप्स का मतलब एक सीरियल ऑर्डर, राइट वाइज। कुछ 17 सारे याद करने पड़ेंगे और ये लाइन वाइज याद करने पड़ेंगे। तो ये 6 करके 5 करके ऐसे याद। सर इसमें 4 5 कर लेते हैं यार। अब वो ना आया तो कोई भी पूछ सकता है। वही मैं कहने वाला था, या तो आएगा राइट फर्स्ट 4 स्टेप्स, तो फर्स्ट 4 ही लिखने पड़ेंगे, कोई भी नहीं लिख सकते। ध्यान में इधर आके बैठता कि थप्पड़ मार सको सामने। अब इसको मत हिलाओ, वो वीडियो हिल जाती है इससे। हाँ ये बोर्ड हिल रहा है ना।
तो कई बार क्या होगा, मान लो कोई 7वां स्टेप कोई भी होगा, वो आपसे एक केस स्टडी पूछेगा, उसमें पूछेगा आइडेंटिफाई कि इसमें कौन सा स्टेप की बात हो रही है, तो आपको पहचानना है। मान लो 7 नंबर का था, आपने लिख दिया कि ये स्टेप, अब हेडिंग जो है वो यही होनी चाहिए। खाली एक्सप्लेनेशन हेडिंग लिखोगे ना, हेडिंग तो यही होगी ना। एक्सप्लेनेशन आप चेंज कर दो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैम को भी दिक्कत नहीं है। मैम को मेरा मॉडल का पता नहीं, मॉडल मेरा की मैम को तो होती है भाई साहब, हमारी भी होती है। सर मेरे में भी होएगी जो पीएसटी की मैम को हाँ, वो कहती है एक्सप्लेनेशन भी सेम होनी चाहिए। हमारे वाली सर बुक में जो भी लिखा होगा ना वो भी लिखवाएगी वैसे। पता है मेरे को, वो कहती है वो रिजिड है बहुत ज्यादा, वो कहती है ये सेम बिल्कुल, पर ऐसा बोर्ड्स में नहीं होता। अब जोत ने मैंने किया सी कि ऐसे ऐसे मैम कह रही कि एनसीईआरटी वाला ही चाहिए। मैं तो चिंता मत कर यार, एक बात सुन, पूरा इंडिया पेपर दे रहा है बोर्ड्स का, सबकी एक्सप्रेशन सेम कैसे हो जाएगी? हाँ, सबकी हेडिंग सेम हो सकती है, हेडिंग हम एनसीईआरटी की देंगे, बट एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हो, बट वो सही होनी चाहिए। घर पे आके आप बोलते क्या बोलते हो घर पे, पता नहीं मैम ने क्यों मार्क्स काट लिए, मेरी हेडिंग भी ठीक थी, मेरा ये भी ठीक था, कहीं आपकी गलती होती है इसलिए मार्क्स ये कमी रह जाती है, इसलिए बड़े बड़े आंसर लिखो। अब मान लो केस स्टडी में 7th पॉइंट रिफ्लेक्ट होना, तुमने आइडेंटिफाई करा, पहली बात तो आइडेंटिफाई कौन सा स्टेप में पड़ा हो, खगमा में। उसके बाद क्वेश्चन पता क्या आएगा, राइट 2 स्टेप्स जस्ट बिफोर इट एंड जस्ट आफ्टर इट। तो 5वां छठा और 8वां 9वां, 2 पहले के और 2 बाद के, या राइट 3 पॉइंट्स बिफोर खाली, या राइट 4 पॉइंट्स आफ्टर, कुछ भी पूछ सकता है। ऐसा कुछ नहीं आता मेरे पेपर में। भाई मैं बीएसटी की बात करो, क्या क्या आ सकता है, अभी जो हुआ था नहीं आया तो कोई बात नहीं, पर क्या क्या हो सकता है कमाल। फर्रे और 17 फर्रे बनाएगा भाई। पकड़े ना मजा आएगा। हाँ, उसको आए हुए हैं, पता है क्या क्या होता है, कहाँ का सूजन होती है। तुम्हें लेके आना ना। अच्छी बात हुआ। यार क्लास के 4 बच्चे बोल रहे हैं टीचर भी। अब तो मेन मुद्दा ये है, ये 17 के 17 लाइन वाइज याद होने चाहिए, और मैं हर बार आज आधे कराऊंगा, पौने कराऊंगा, कितने कराऊंगा, उतने मेरे को परसों तक याद चाहिए लाइन वाइज। बेटा मैं कराऊंगा तभी तो होगा, कह तो रहा हूं होगा, 5-5 करके याद करेंगे हो जाएगा बच्चे। कौन सा क्वेश्चन? 40 पूरा 40। बेटा पहले 2 का एक बाहर निकालो, फिर देखो कुछ कटिंग, 4 से 12 तो कट ही रहे, 2 का एक बाहर निकालो, शायद कटिंग वटिंग हो जाए। 4/3 रूट 9 आ रहा है ना, कैसे? मैंने से रूट 9 तो 3 होता है, नहीं नहीं 9 रूट 3 आएगा, 3 रूट 3 आएगा 4 रूट 9 आएगा। ऊपर। नहीं पूरा 12 से तो 12 से काटने तो 3 बच रहा हाँ है, नीचे 3 और एक 3 बाहर भी आ जाएगा, हाँ तो 9 रूट 3 आ गया। 9 रूट 3 नीचे आएगा, ऊपर आएगा 2 रूट 3, 4 3 तो ना 4 का 2 बाहर आएगा, तो रूट 3 कट जाएगा, 2/9 आंसर। हाँ सर। शाबाश, मैं कुछ कह रहा हूँ। पहला पार्ट है, सबसे पहले जब मैं एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ गुड्स, मेरे को चाहिए रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशन। पहले कोटेशन वर्ड का मतलब बताओ। देखो ये हम स्लो पढ़ेंगे, ये वाला पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिकली चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है, पहले दिन मजाक चल रहा था, और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मुश्किल भी लगता है बच्चों को, और ये ढंग से स्लो पढ़ेंगे, फास्ट नहीं पढ़ेंगे। कोटेशन का एक कोटा होता है फिक्स। सर हेडिंग हो गई है, ग्लोबल हो गई। All sentences containing big information. नहीं, एक फिक्स कोटा होता है कि एक नंबर होता है फिक्स, क्या किस बात का नंबर? मतलब एक कोटा होगा कि कितना अबे जाना कोटा चाहिए अलग भाई। है, कोटेशन अलग है, आज कैसी बात है? कोटेशन होती है जो हम लोग का ओके क्या कहते हैं, कोई डिस्क्रिप्शन जैसे सबसे पहले उसमें मान लो अमन एक्सपोर्टर है, ये एक्सपोर्ट कब करेगा? मैं इम्पोर्टर हूँ, मैं ये बैठा इंडिया में, मैं अमेरिका में बैठा हूँ, जब तक मैं इसको ऑर्डर नहीं दूंगा
ये एक्सपोर्ट कर पाएगा मेरे को? नहीं, जबरदस्ती मेरे को भेज देगा खर्चा करके, मैं मना कर दूं तो पहले ये मेरे को पूछेगा या मैं इसको ऑर्डर दूंगा? बताओ, कुछ भी हो सकता है। सर मैं मान लो, अच्छा आपने पूछा तो मैं इसको क्या दूंगा? ऑर्डर। मैं बताऊंगा ना कितना सामान भेजना है। मैं इसको ऑर्डर नहीं दे रहा अभी, मैं इसको इंक्वायरी भेज रहा हूँ। क्या भेज रहा हूँ? तो वर्ड आ गया, रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी। मैं इससे इंक्वायरी कर रहा हूँ, अमन तेरे पास ये वाले गुड्स है? अमन बोलेगा यस सर ये वाले गुड्स है। मैं बोलूंगा कितनी क्वालिटी का है? ये बताएगा इतनी इतनी क्वालिटी का है। मैं बोलूंगा कोटेशन भेज। अब ये मेरे को जोन सी क्वालिटी मेरे को चाहिए उसका रेट भेजेगा। कोटेशन मतलब प्राइस, Information about the price. नॉट इंफॉर्मेशन, ओनली प्राइस। मतलब जो चीज़ एक कोटेशन भेजेगा कि ये मेरे को ये वाले गुड्स इतनी क्वांटिटी के गुड्स कितने में बेचेगा, वो प्राइस भेजेगा। कोटेशन, ये प्राइस कोड करेगा। इसको कहते हैं प्राइस कोड करना, कि प्राइस कोड करो। अगर अब हो सकता है कि मैंने अमन से मंगाया, मैंने मनप्रीत से मंगाया, मैंने अंगद से मंगाया, सेम गुड्स की कोटेशन, सबसे कम कोटेशन वाले को मैं ऑर्डर दूंगा। ऐसे बिड्स होती हैं जो टेंडर निकलते हैं ना गवर्नमेंट के, हर बंदा एक एनवलप में अपनी कोटेशन लिख के देता है कि मैं इतना खर्चा करना कर सकता, जिसका सबसे बढ़िया कोटेशन होती है उसको ऑर्डर मिलता है। ठीक है जी। कोटेशन का मतलब क्या हुआ? प्राइस का, कि भी ये वाले इतने क्वांटिटी के गुड इतने प्राइस में। ऐसे 3-4 वैरायटी देगा, 3-4 क्वालिटी देगा, भाई बुक में सब लिखा है। कोटेशन का एग्जांपल इस टाइप तो बुक फोन लिखता हूँ। मेरे पास पढ़ा था। अच्छी बात है, गुड आपका नाम क्या है? गुड गुड, वेरी गुड। अब इसको लर्न कर लो, अरे बहुत बड़ी करो। फिर ये करोगे ना समझना कि इतना में जाता है अब समझ आ गया। अब प्यार से पढ़ेंगे मनन, स्लो स्लो, द प्रोस्पेक्टिव। हाँ, स्लो स्लो पढ़िए, समझ समझ ले। The prospective buyer, i.e. importing firm, ठीक है, सही बोल रहा है। of a product sends an inquiry to different exporters requesting them to send information regarding price, quality, and terms and conditions for export of goods. बस यहाँ पे इम्पोर्टर एक बंदे को भेज रहा है, इंक्वायरी की 3-4 जगह भेज रहा है। Different सर exporters. 3-4 मिनट। ठीक है, अगर एक ही जगह होगा तो फोन में पूछ लिया अगर भाई कितने का गुड्स है, वो 3-4 जगह बात कर रहा है। और आपसे क्या मांग रहा है? प्राइस, प्राइस क्वालिटी और इन और स्पेसिफिकेशन की, इस गुड्स में क्या क्या खासियत है। आगे बोलो। The exporter sends a reply to the inquiry in the form of quotation called performa. इनवॉइस, जो अभी कुमार मेरे को दिखा रहा था, परफॉर्मा इनवॉइस होता है, उसमें आपको लिखा होता है सीरियल नंबर, गुड्स के नाम, उसकी क्वालिटी, उसका प्राइस, और नीचे लास्ट में लिखा होता है उसकी स्पेसिफिकेशंस, कि इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। ठीक है, आगे। Which contains information about the price at which exporter is ready to sell the goods for the quality, grade, size, weight, mode of delivery, याद हो गया? type of packaging and conditions. तो मुश्किल लग रहा है? सिंपल लैंग्वेज दी है, इजी लैंग्वेज है, कि पहले आपके पास इंक्वायरी आएगी और आप बदले में क्या भेजोगे? कोटेशन। कोटेशन भेजोगे जिसमें आपको जो गुड्स भेजना मैं फिर भी चाहता हूँ वो आप बताओगे कितने के। अभी क्या गुड्स बेचे आपने? नहीं अभी बेचे। अगर मैं आपका कोटेशन एक्सेप्ट करूंगा और आपको ऑर्डर दूंगा तभी तो भेजोगे। अगला पॉइंट, Receipt of order or in- पहले मैंने आपको इंक्वायरी भेजी, आपने रिसीव करी, अब मैं आपको क्या देने वाला हूँ? ऑर्डर। कोटेशन पसंद आ जाएगी तो मैं क्या दूंगा आपको? order. ऑर्डर। अब आपको बस ऑर्डर आए, अब ये गुड्स रिलीज नहीं हुए हैं, या गुड्स तो बने, ऑर्डर लेने के बाद गुड्स बनाओगे कि पहले बना के बैठे होंगे? Order. पहले बना के आपको जो ऑर्डर दूंगा वही तो गुड्स बना के दोगे। क्या पता कोई मेरे को स्पेसिफिकल रिक्वायरमेंट्स हो, सर मगर मैं पहले से अगर स्टॉक बना के रखता हूँ, क्या पता मेरे को वो गुड्स ना चाहिए हो तो, क्या पता वही चाहिए हो और तो। मैं अगर सारी वैरायटी बना के हाँ तो फिर आप बचेगा, बिल्कुल सही बात है। तो आप पूरा पूरा पॉइंट पढ़ो, कोई लाइन कोई वर्ड समझ नहीं रहे मेरे को बताओ कि आपको ऑर्डर दे दिया मैंने। अब देखो स्टेप वाइज पढ़ेंगे, पहले मैंने आपको क्या भेजी? इंक्वायरी। आप लोगों को क्या दिया? कोटेशन। मेरे को पसंद आ गई, मैंने आपको क्या दिया? ऑर्डर। कितने गुड्स का ऑर्डर दे दिया, और आपको डेट बताऊंगा कब तक चाहिए मुझे। पढ़ो। सर ये आ सकते हैं हाँ, ये जो पहले आता था और बस एक क्वेश्चन और डाउट है ये वाली 7 formula set up all these points. कब बनेगा?
ऐसे सारे पॉइंट्स जिस जिन पहले ऐसे सारे पॉइंट्स निकालो जिसका डिस्टेंस इन दोनों से ऐसे पॉइंट इनका डिस्टेंस ए से प्लस बी से 10 है। तो पहले आप एक पॉइंट लेट कर लिया XYZ, उसको ये कर दिया, फिर पी भी करा, एक से भी करने लग गया एनसीईआरटी का क्वेश्चन ये, ठीक है। फिर उसका स्क्वायरिंग बोथ साइड से लेने की करने के लिए इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड दो बार होती है, कि दो रूट है, और ये करने का तरीका है कि पहले एक रूट को इधर ले लिया। सर हाँ ये वाला था एक, पर उसमें एक में ये था और एक में था कि दोनों में कर सकते हैं स्क्वायर बोथ साइड, उसमें वो कंफ्यूजन हो गई थी उसमें दोनों। अगर मान लो इधर 10 ना होता तो ये रूट इधर लेके जाते तो रूट हट जाता, पर अब रूट हटने में टाइम लगेगा। तो पहले एक रूट इधर लेके जाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ये रूट तो ऐसे हट गया, इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, हाँ तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के अंदर रूट आ जाएगा, ये क्वेश्चन करा था मैंने। माइनस 2ab के अंदर इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट हट गया, लेकिन माइनस 2ab रूट फिर से आ गया। फिर सब कुछ कर करा के सब कुछ इधर ले आएंगे, खाली रूट को छोड़ देंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो रूट हटेगा दोबारा से। फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स ये देखो 3 ये 5 ये रूट छोड़ दिया गिला, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे, यहाँ पे लगा a माइनस b का होल स्क्वायर, यहाँ पे रूट हट गया, मल्टीप्लाई हो गया रूट हट गया। फिर कर करा के हमारे पास ये इक्वेशन लिखी, ये इक्वेशन वो सारे उस प्रीवियस स्क्वायर में तो कर्व है, ये कर्व है, इसका इसके पॉइंट्स का डिस्टेंस यहाँ से करके, ये 3 डायमेंशनल में लिखी है। हाँ तो ये 3D का इसमें कैसे है, कॉनिक है, ये नहीं 3D का क्वेश्चन है प्रॉपर, बस और ये सर, एनसीईआरटी का हाँ मैं वही कह रही थी 3D में आया तो मुझे बोला ये 3D का प्रॉपर देखो गलती से आ गया। और सर ये जो था इसमें हमें सम के वाली था, लेकिन इसलिए हम उसको उधर लेके चले गए क्योंकि नंबर लगा हो जाएगा। एक और क्वेश्चन था जिसमें डिस्टेंस इक्वल के बारे में, क्योंकि उस साइड पे कोई नंबर नहीं था तो हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करा, तो वो सब कट जाता, लेकिन यहाँ पे नंबर का प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए हम उसको उधर ले- अगर तुम हमने स्क्वायरिंग बोथ से डायरेक्टली ऐसे कर देती है इसी प्रॉब्लम, हाँ तो a स्क्वायर में रूट हट गया, हाँ b स्क्वायर बैठ गया, पर 2ab के अंदर दो रूट मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बहुत खतरनाक काम हो जाएगा, इसलिए उसको उधर लेके जाएंगे, 2ab के अंदर एक ही रूट रहेगा, फिर वो आसान है आता है। फिर आंसर ठीक आ रहा है गलत आ रहा है, सर चेक कर लिए, चलो बढ़िया, लास्ट पॉइंट पढ़ लिया, कोई दिक्कत है? सर तो कल मैथ्स के क्वेश्चन क्या करेंगे? हाँ हाँ, बंद कर दी बता सकते हैं। क्या पॉइंट है इसका, ऑर्डर को इंडेंट बोलते हैं, उसका नाम है। अब एक क्वेश्चन है, जब मैंने आपको इंक्वायरी भेजी, आपने लोगों को क्या भेजी, कोटेशन, कोटेशन किस तरह भेजी, कागज पे, उस कागज को क्या बोलते हैं, परफॉर्मा इनवॉइस, खाली इनवॉइस नहीं, वाउचर होता है वो, क्या बोलते हैं। और जब मैं आपको ऑर्डर बोल रहा हूँ तो ऑर्डर जब मैं दे रहा हूँ उसका दूसरा नाम क्या है, इंडेंट, ये वर्ड्स याद करते हैं, ठीक है। रूट 4 का तो आंसर 2 हो गया पहले ही, रूट 2 होता है, तो 2 + 2 4 हो गया। अब लास्ट में, अब आपको मैं बताऊंगा, जब मैं आपको बता रहा हूँ ऑर्डर, ऑर्डर में क्या क्या लिखा है मैंने, और में सर एक तो कौन से गुड भेजने हैं, उनका प्राइस कितना होना चाहिए, डिलीवरी टर्म में कि कैसे भेजने हैं, गाड़ी से, शिप से, प्लेन से, कैसे भेजने हैं, मैं बताऊंगा, वो आप ही डिसाइड करोगे। उसके बाद पैकिंग कैसे करनी है, डबल पैकिंग, ट्रिपल पैकिंग, 4 पैकिंग, देखा कभी पैकिंग कैसे, एग्जांपल दोगे पैकिंग का बढ़िया सा, देखो। अरे उसके अलावा एक टूथपेस्ट की बात करते हैं, टूथपेस्ट जब फैक्ट्री से निकलता है और दुकानों पे आता है तो कितनी पैकिंग होके आती है उसकी, 3-4 कैसे, सर पहले एक कार्टन होगा, एक कार्टन होगा जिसमें बहुत सारे क्या होंगे, बॉक्सेस ऑफ टूथपेस्ट, उस बॉक्स के अंदर क्या होंगे, एक और बॉक्स होंगे जो घर पे लेके आते सिंगल सिंगल, और बॉक्स के अंदर भी एक ट्यूब होगी टूथपेस्ट की, तो 4 लेवल की पैकिंग होती है टूथपेस्ट में, समझ रहे हो। ऐसे ही वो मैं बताऊंगा कितने लेवल पैकिंग करनी है, आपने फोम और थर्माकोल लगाना है, बबल रैप करना है, नहीं करना, सब कुछ, मतलब मैं क्लियर इंस्ट्रक्शन आपको
हर चीज के दूंगा। अगर नहीं दिए तो हमारी तो मर्जी। आपकी प्रॉब्लम होगी, फिर वो अगर अब मेरे कोई क्रेडिटर है ना, तो मैं उसके लिए आपसे क्लियर नहीं मांग सकता अगर उसकी में कोई दिक्कत आ रही। आगे, assessing importers credit worthiness and securing a guarantee for payment। पहले credit worthiness का मतलब, पहले सिंपल assessing का मतलब, assessing आगे करना है, भेजना है। सर जो जिसको भी हमें ढूंढना। ये assessing वर्ड का मतलब जो बता देगा ना उसी में इंग्लिश आती होगी। ये तो सिंपल इंग्लिश वर्ड है यार। ढूंढना या देखना, क्या या तो ढूंढना या समझना कि क्या उसका वो कितना एनालाइज करना कि भैया इंपोर्टर की क्रेडिट वर्थीनेस। व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिट वर्थीनेस? उसके बैंक में कितने क्या पैसे देते हैं, क्या पैसे वो भैया वो उसको मैं उधार दे सकता हूँ कि नहीं, कि वो उसकी खुद में उसकी रेपुटेशन। जैसे क्रेडिट स्कोर होता है। हाँ, आप उसकी क्रेडिट वर्थिनेस कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, एनालाइज असेस कर, अंदाजा लग, असेस का मतलब क्या होता है? अंदाजा। अंदाजा लगाओगे यार, ये मार्केट से पता करोगे। और मान लो तुमसे गुड्स खरीद रहा है, तो मार्केट में और लोगों से भी ले रहा होगा, तुम उस पर पता करोगे और लोगों का पैसा भी मार के भाग गया था। क्योंकि देखो, तुम अपने इंडिया में गुड्स भेज रहे हो कि बाहर भेज रहे हो? अगर वो पैसा लेके भाग जाएगा, बाहर जाओगे अमेरिका पैसा मांगने? तुम्हारा टाइम होगा इतना? तो वही तो बात है ना। तो आप गुड्स भेजने से पहले आइडिया लगाओगे यार, कम से कम ये जितने का मेरे से गुड्स मांग रहा है, ये उतनी पेमेंट मेरे को करेगा कि नहीं। और उससे क्या मांग रहे हो? गारंटी फॉर पेमेंट। उसको पूछो भाई, तो पेमेंट पहले भेजेगा, गुड्स के बाद भेजेगा, आधी पहले भेजेगा, कैसे करेगा तो पेमेंट, और उसकी गारंटी दे मेरे को पहले। अब गारंटी बहुत तरीकों से होती है। उसका कोई और ब्रांच यहाँ पे हो सकती है, उसका कोई दोस्त यार यहाँ पे भी कंपनी होगी, उससे वो कहलवा देगा कि अगर वो पेमेंट नहीं करेगा तो मैं पेमेंट कर दूंगा। वो गारंटी होती है। गारंटी का मतलब कि इसने पेमेंट नहीं करी तो इसकी जगह मैं करूंगा ऑन बिहाफ ऑफ दिस बंदा। तो वो इंडिया में होगा, अगर वो गारंटी देने को चाहे, मैं सिक्योर हो गया वो, लेकिन गारंटी वर्बल रिटर्न। तो मैं उसको बोलूंगा, आज अगर बैंक में अकाउंट खुलाना हो तो एक बंदे की ऑलरेडी जो अकाउंट होल्डर की गारंटी लगती है। कल कोई बंदा फ्रॉड कर देगा तो ये देगा उसका लोन, गारंटी लगती है साथ और में। कभी नॉमिनी करेगा नहीं। नॉमिनी अलग चीज है। नॉमिनी तो वो होता है कि तुम मर गए तो भी तुम्हारा पैसा किसको मिलेगा, वो तो अच्छी बात है। गारंटी अलग होती है कि तुमने बैंक से लोन लिया या फ्रॉड किया, कोई भी घपला किया, तो तुम्हारी जगह जिसने गारंटी थी वो फंसे, वो पेमेंट करेगा। अब पढ़ो जी, आफ्टर रिसिप्ट ऑफ इंडेंट एक्सपोर्टर मेक नेसेसरी इंक्वायरी। एक्सपोर्टर कर रहा है मतलब तुम कर रहे हो, इंक्वायरी करोगे कि उसकी रेपुटेशन कितनी, गुडविल कितनी, और कितनी जल्दी पेमेंट करता है, बाकी लोगों से पता करेंगे। ऑफ द इम्पोर्टर टू असेस द रिस्क ऑफ बैड डेट। नॉन पेमेंट लिखा ना, नॉन पेमेंट का मतलब क्या होता है? बैड डेट। कि अगर बैड डेट्स का रिस्क कम करना है तो क्या करना पड़ेगा? इंक्वायरी करनी पड़ेगी। बाय द इम्पोर्टर वंस द गुड रीच इम्पोर्टर डेस्टिनेशन। हमको पता करना पड़ेगा एक बार जब गुड्स पहुंच जाते हैं तो ये कितनी जल्दी पेमेंट करता है। टू मिनिमाइज सच रिस्क, ये रिस्क कम कैसे हो सकता है? मोस्ट एक्सपोर्टर डिमांड द लेटर ऑफ, इसको हाईलाइट कर दो, लेटर ऑफ क्रेडिट। ये बताए कौन? उससे पहले ये क्या है? फोर्थ क्या आ रहा है? 0 - 1 0 प्लस 0 - 1 कितना होता है? 1। क्या होता है? 0 - 1 -1 होता है। 0 - 1 0 प्लस 1, ये -1 है, ये +1 है, इसलिए 0 आएगा। नहीं, ऐसे नहीं होता, वो मल्टीप्लाई में होता है। रुको भाई, अब एक काम करो, मुझे पूरा था, छोड़ो बस बाकी जी, आगे बढ़ो। लेटर ऑफ क्या करेगा वो? लेटर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट। वो एक लिखित में गारंटी वाला लेटर देगा, क्रेडिट, कि मैं कितना क्रेडिट अवेल कर रहा हूँ तुमसे, क्योंकि तुम्हारे लिए वो डेटर है, उसके लिए तुम कौन हो, क्योंकि तुमको पेमेंट करनी है उसके। तो लेटर ऑफ क्रेडिट फ्रॉम द इम्पोर्टर। इम्पोर्टर तुम क्या मांगोगे? लेटर ऑफ क्रेडिट। वो बाय पोस्ट भेजेगा, व्हाट्सएप करेगा, मेल करेगा, आजकल मेल किया जाता है।
अब लेटर ऑफ क्रेडिट की डेफिनेशन आती है अलग से, इसको BQ मार्क कर दो। A letter of credit is a guarantee issued by the importer's bank that it will honor payment up to a certain amount of export bill to the bank of the, क्या समझ आया इससे? इसकी जगह नहीं होगी। नहीं, क्वेश्चन को So import, ये पूरी इक्वेशन इक्वल टू 0 पुट करनी है, x की वैल्यू निकलेगी, जैसे x + 5 = 0 पुट करो, x की वैल्यू लिख, मैं लिखवाता हूँ। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? x + 5, लिख x + 5 = 0। अब x की वैल्यू कितनी आई? चैप्टर खत्म हुआ और अगली भी वीडियो है लखवीर सिंह की, तो कल परसों आके लखवीर सिंह से बैठ के पढ़ाई किया जा। हाँ, so import. सर वो रूट की जो है दिखाओ भाई, सर बताओ क्या समझा? अगर उस बंदे ने पेमेंट नहीं की तो उसका बैंक पेमेंट करेगा उसके बिहाफ पे। पहले लेटर ऑफ क्रेडिट का मतलब बताओ, मैंने वो कुछ और पूछा है उससे। पहले फैक्टर तो बनाओ, एक दो का एक बाहर निकालो। सर लेटर मैंने ऐसा एक बड़ा रूट डालो। बेटा दो का एक बाहर निकालो, ये क्या किया है? ये गलत लिखा है, गलत है। ये प्लस का साइन है, अपने अपने डिवाइड नहीं हो सकते, ये मैथ्स रॉन्ग है ये। दो का एक बाहर निकालो, ऊपर भी नीचे भी, फिर बताओ क्या हो रहा है। करो। सर लेटर ऑफ क्रेडिट जो है लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है? क्रेडिट वर्सेस सुधार है। उसमें क्या लिखा होगा? मैंने कहा होगा कि हम जो पेमेंट कर देंगे XYZ आपसे एकदम भाग ले जाओ। नाम से सर वो थर्ड पार्ट फ्री ऑफ क्रेडिट लिख देगा कि लेके गारंटी ले। क्या उसमें एक अमाउंट लिखा होगा? वो लेटर ऑफ क्रेडिट कौन इशू कर रहा है? इंपोर्टर का बैंक ऑन बिहाफ ऑफ, कि भैया अगर मान लो मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया 10 लाख रुपए का और लेटर ऑफ क्रेडिट मिल जाएगा आपको 7 लाख का, तो भैया अगर 7 लाख तक की पेमेंट ये नहीं करेगा तो इसका कौन करेगा? मैं करूंगा एज अ बैंक, इंपोर्टर का बैंक। तो मतलब आप 3 लाख उससे पहले मांगोगे, आप क्यों रिस्क लोगे 3 लाख का भी भाई? तो एक स्पेसिफाइड अमाउंट होगा कि कितना है, ठीक है? मैं उसको जोड़ने को कर सर वो बैंक में डिपेंड करेगा कितने पैसे वो देगा। बैंक मेरे से बात करेगा इंपोर्टर से कि भैया इंपोर्टर जितना बोलेगा बैंक उतना प्रोवाइड करेगा। और बैंक भी क्यों करेगा भाई? बैंक तभी करेगा जब बैंक को इंपोर्टर के बारे में नहीं, बैंक को इंपोर्टर के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता हो। देख, मेरा बैंक मेरे को जानता होगा कि नहीं? तुम मेरे को नहीं जानते ना, तुम्हें मेरे से गारंटी चाहिए ना, मेरे बैंक को तो नहीं चाहिए मेरे से गारंटी। तो मेरा बैंक तो मेरी सारी डीलिंग्स देखता होगा, लेकिन मैं सारी डीलिंग्स चेक में करता हूँ। तो मेरा बैंक देखता है इसका रोज पैसा आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, और इसकी, और ये बहुत बड़ा क्लाइंट है हमारा बैंक बहुत। तो बैंक सिर्फ अपने रेप्यूटेड बंदों को, जिनको वो जानता है, जिनकी पेमेंट आज तक मैंने कभी मारी नहीं है, बैंक से जिनकी वर्जिनेस पता है उसे। हाँ, बैंक उसको लेटर ऑफ क्रेडिट दे सकता है, क्योंकि पता है कल को इसकी पेमेंट लेट भी हो जाएगी तो ये थोड़ा टाइम के लिए मैं पे कर दूंगा। इसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। ये हर बैंक हर बिजनेसमैन को देता है, लेकिन जिसको जानता है वो तो अकाउंट हुआ, जो एलिजिबल है। अकाउंट नहीं है, सिर्फ लेटर है। इन केस की ये पेमेंट नहीं करता या ये लेट करता है तो आप मेरे से पेमेंट ले सकते हो। अब हो सकता है कि मेरा जो बैंक है उसकी कोई ब्रांच इंडिया के अंदर भी हो, तो आपका फायदा हो गया। अगर मैं पेमेंट लेट करूंगा तो आप मेरे बैंक में जाके पेमेंट करो। आपको कुछ नहीं करना, वो लेटर उठाना है और मेरे बैंक चले जाना है। बैंक में जाकर लेटर दोगे और मेरी पेमेंट लेट की जो डेट होगी वो डेट दिखा दोगे, बिल पे डेट ये थी लेकिन ये डिले हो गया, बैंक आपको इमीडिएटली पेमेंट दे देगा आपसे। तो बिना तेरी बुक क्यों गिरी जाएगी बार बार? नहीं आता बेटा ये वाला, दिखाओ। तो रिमाइंडर तेरा भी नहीं आता होगा फिर तो। रिमाइंडर तेरा ठीक है, जा कर देते हैं, ठीक है? कल आप आओ मेरे पास 6:30 आओगे, ठीक है? 4√2 + 4√3, ऊपर 4 कॉमन लो, नीचे 2 कॉमन लो,
अगर नहीं कॉमन लेना तो ऐसे रैशनलाइज कर दो बेटा। हाँ इस ऊपर नीचे ब्रैकेट इनटू ब्रैकेट मल्टीप्लाई रैशनलाइज करो। हाँ जी थर्टी टू वाला क्वेश्चन मेरे को पता नहीं क्या है। 32 का 4 रूट ठीक है, नहीं करा मल्टीप्लाई गलत किया भाई। मल्टीप्लाई करेगा ये इससे होगा, ये इससे होगा, ये इससे होगा, 4 जगह होगा ना। दो आंसर कैसे आ रहे? 4 आंसर नहीं आएंगे, 2 टर्म 2 से होंगी ना। हाँ जी पढ़ो जी, पॉइंट पूरा पढ़ लिया। तो लेटर ऑफ क्रेडिट को इम्पोर्टेंट बात कर दिया। अब देखो अभी तक हमने कितने पॉइंट पढ़े? पहला पॉइंट का नाम बताओ। रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड Quotation. इसके अंदर एक डॉक्यूमेंट आया था Yes, sir. इसमें हमने परफॉर्मा quotation- इनवॉइस। हर स्टेप का डॉक्यूमेंट साथ में याद करना पड़ेगा। परफॉर्मा इनवॉइस। अगला क्या था? ऑर्डर, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर भाई, खाली ऑर्डर रिसिप्ट ऑर्डर, Sir, इसका intent हो गया। इंटेंट हो गया। ठीक है अब क्या पढ़ा? Sir, हम असेसिंग इंपोर्टर्स guarantee for सिक्योरिंग गारंटी। इसका लेटर, इसका वो क्या डॉक्यूमेंट? 3 स्टेप्स 3 डॉक्यूमेंट तैयार होंगे, क्योंकि हर स्टेप में डॉक्यूमेंट भाई, बिजनेस करने में डॉक्यूमेंट ही तो मेन है। डॉक्यूमेंट के बगैर तो वर्बली बिजनेस होता ही नहीं है। सेकंड वाले में इंडेंट है। हाँ अब आपके पास आ गया ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस। मान लो हमारी डील फाइनल हो गई, सब कुछ ओके है, आपने गुड्स भी रेडी बना दिए या बन गए या बने पड़े थे, आप ऐसे भेजोगे इंडिया से बाहर? आपको गवर्नमेंट से क्या लेना पड़ेगा? इंडिया में बिजनेस करने के लिए लाइसेंस अगर नहीं भी चाहिए हो, नहीं चाहिए होता। नहीं चाहिए, कुछ गुड्स में चाहिए होता है, 12th पढ़ाएंगे आपको, लेकिन इंडिया के बाहर हर बिजनेस का एक लाइसेंस चाहिए। वो गवर्नमेंट आपको देगी और गवर्नमेंट आपका प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग आपको एक लाइसेंस देगी, आप कितना एक्सपोर्ट कर सकते हो। और कितना ही चार्ज कर सकते हैं एक्सपोर्ट ड्यूटी वगैरह में। वो तो गवर्नमेंट चार्ज करेगी, वो भी डिपेंड करता है ना। वो तो गवर्नमेंट चार्ज करती है, आपके ऊपर डिपेंड नहीं है। आपको लाइसेंस मिलेगा, आपको कितने का लाइसेंस चाहिए पहले आप बताओगे कि मैं पूरा साल इतने लाखों का, इतने करोड़ों का बिजनेस करना, एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, तो गवर्नमेंट उसके हिसाब से आपको लाइसेंस देगी। स्मॉल, मीडियम, वेरी लार्ज। लार्ज सर अगर मैंने वेरी लार्ज का कर दिया और मेरा मीडियम में आया तो नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरे को अगर- टैक्स में दिक्कत होनी होगी। नहीं ज्यादा टैक्स में नहीं tax होगी, पर जब आप लाइसेंस लोगे तो महंगा पड़ेगा ना। वो महंगा क्यों लोगे फिर आप? बाद में बढ़वा लेना उससे। और गवर्नमेंट एकदम से आपको लाभ इतना कर देगी भी नहीं, पहले वो एक्सेस करती है कि आपका बिजनेस बढ़ रहा है, वो देखते हैं कि बढ़ रहा है नहीं, हर साल आपका रिकॉर्ड ऑडिट करेगी और पता लग जाएगा इसका बिजनेस बढ़ रहा है, तो उसको बढ़ा दो लाइसेंस, है ना। द एक्सपोर्ट फर्म मस्ट हैव एन एक्सपोर्ट बिफोर इट प्रोसीड्स। इम्पोर्टेंट, अब देखो स्टेप्स के अंदर फिर स्टेप आ गया कि लाइसेंस लेने के लिए क्या स्टेप्स होगा। तो पहला स्टेप है, अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट लाइसेंस, तो सिर्फ 4th पॉइंट लिखा जाएगा, तो सारे लिख जाएंगे। और ये स्टेप्स भी आगे पीछे नहीं हो सकते, ये भी स्टेप्स हैं। सबसे मुश्किल topic 12th में बीएसटी में 2 बुक्स है, जिसमें पहली बुक में है 8 चैप्टर। 8 में से 8 में से 5 चैप्टर है जिसमें स्टेप्स ही स्टेप्स है, और वो स्टेप्स स्टेप वाइज याद करने पड़ते हैं। बीएसटी जल्दी भाई सर, बिजनेस करने का मुश्किल नहीं है, बिजनेस करने का एक तरीका होता है, वो तरीका स्टेप वाइज होगा, वो याद करने का। सर मैं तो ये जो बैंक अकाउंट वाले हैं ये भी ऊपर नीचे नहीं कर सकते? बेटा ये भी तो स्टेप्स ही है। अभी अभी मैंने ये तो बोला, और क्या बोला मैंने? मैं कंफर्म कर रही थी। अच्छा, बैंक अकाउंट खोलना, द एक्सपोर्ट फर्म मस्ट ओपन अ बैंक इन एनी बैंक ऑथराइज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सबसे पहले क्या बोला जाएगा? किसी बैंक में खोलना। और अब ये करंट अकाउंट होगा कि सेविंग अकाउंट? ऑब्टेनिंग एक्सपोर्ट कोड क्या लिया जाएगा? इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। आपको एक कोड नंबर मिलेगा जिसको रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं, जो आपके पास हर बंदे का अलग अलग होता है।
इस कोड के अकॉर्डिंग आप अपने बैंक से डीलिंग करोगे, अपने इंपोर्टर से एक्सपोर्टर से क्या करोगे डीलिंग। एक्सपोर्ट फर्म नीड्स टू हैव इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर एज इट इज फिल्ड इन वेरियस एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो हर डॉक्यूमेंट में फिल किया जाएगा। For obtaining INC number, a firm has to apply for the same to the Director General of Foreign DGFT के पास जाना पड़ेगा, या रीजनल इंपोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो आपके आसपास होगी, जो दिल्ली वगैरह में होगी। अगर उसके पास जाओगे, उसको सारे डॉक्यूमेंट लेके आने पड़ेंगे। आपका पिछला बिजनेस क्या चल रहा है, आपका बैंक का रिकॉर्ड पे चल रहा है, ITR कितनी भरते हो, पिछले साल के अकाउंट्स, बैलेंस शीट, ये सब लिखा हुआ है यहाँ पे, सब कुछ लेके जाना पड़ेगा। फोटोग्राफ लेके आनी पड़ेगी, सब कुछ आपको कौन अटेस्ट करके देगा, आपका बैंकर। अटेस्ट का मतलब साइन और स्टैम्प। अटेस्ट का मतलब है साइन और स्टैम्प करके। अटेस्ट का मतलब क्या होता है, ऑर्गेनाइज को साइन, साइन और स्टैम्प। ऑर्गेनाइज नहीं ना मतलब जो ऑर्गेनाइज करके तुमने पेपर में होंगे, जैसा आपको चीज भाई, अटेस्ट का मतलब है साइन और स्टैम्प बस। और वैसे तुम करोगे जो ना भी करोगे ऑर्गेनाइज पेपर्स को साइन करेगा ना भाई, नॉर्मल साइन नहीं कर सकता हूँ अगर नॉर्मल साइन करेगा तो फिर वो आगे जाकर भाई। जिस कागज पे साइन करने हैं वो साइन करेगा और स्टैंप लगाएगा, चाहे वो ऑर्गेनाइज हो चाहे अनऑर्गेनाइज हो। ऑर्गेनाइज का काम ही नहीं है यहाँ पे, समझ नहीं आया। अरे तेरे को मैंने कागज दी, जो बैंक का साइन का स्टैंप का, ऑर्गेनाइज का क्या मतलब हुआ इसमें। अगर वो जो से हम लोग ने फाइल दी आगे जाके रिजेक्ट होगी तो किसको दी, जैसे अगर हम तो लोग बैंकर जब टेस्ट कर रहा होगा उसको क्या मतलब है, वो तो आपको टेस्ट करके दे रहा है ना, आप अपना टेस्ट करो। फिर डिटेल्स ऑफ नॉन रेजिडेंट इंटरेस्ट, ये क्या होता है, पढ़ कहाँ रहे हो तुम। Photographs attested by the banker, details of non-resident interest and declaration about the applicant's non-association with caution listed from, ये मतलब लास्ट पहले उससे पहले डिटेल्स ऑफ non-resident interests, NRIs वगैरह जो होते हैं कि भाई ये कितने लोग, अगर क्या पता मैं इंडिया में रहता हूँ, इंडिया का रेजिडेंट नहीं हूँ तब, और इंडिया बैठ के बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपोर्ट वगैरह कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, उसके अलग प्रोसीजर होता है। फिर declaration about applicants non association with caution listed firm, कुछ गवर्नमेंट ने लिस्ट निकाली हुई है कि ये वाला सामान इंडिया के बाहर आप नहीं भेज सकते हो, या अगर भेजना है तो हर बार गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, या भेजना ही नहीं है। तो क्या मेरा मेरा उसके साथ कोई लिंक तो नहीं है, नॉन एसोसिएशन, मैं उससे लिंक्ड एसोसिएटेड नहीं होना चाहिए मेरे गुड्स। अगर मेरे गुड्स उस कॉशन लिस्टेड फॉर्म में आ रहे हैं, या मेरा कोई रिश्ता उनसे, तो मेरे को एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा। ये बैंकर अटेस्ट करने से पहले सब कुछ देखेगा, ये लिस्ट सबके पास, सबको पता होता है। लिस्ट में आता है हार्मफुल केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, आर्म्स, एम्यूनेशंस वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, एसिड्स वगैरह हो गए, कुछ फेरम दवाइयां होती हैं, गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ये सब हमको नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। डाउट है सर एक बार ये नॉन एसोसिएशन वाला दोबारा बताना। बेटा, कुछ लिस्ट होती है जो गवर्नमेंट ने बैन कर रखी है कि ये आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हमारा उनसे कोई लिंक है, या हम वही गुड्स बेच रहे हैं, या उनसे कोई लिंक गुड्स बेच रहे हैं, तो वो हमको उसमें एक्सपोर्ट लाइसेंस नहीं मिलेगा। कॉशन लिस्ट होती है, कॉशन लिस्ट की वो ध्यान से, कॉशन वार्निंग होती है, वो समझ आया। ओके रजिस्टरिंग विद द एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन, इसके पास जाना पड़ेगा, और इट इज ऑब्लिगेटरी, मतलब CMC है कि एवरी एक्सपोर्टर को अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, पहले कोड लेना है, पहले अकाउंट खोलना है, फिर कोड लेना है, फिर क्या करना है, रजिस्टर करना है विद द एप्रोप्रिएट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, और उसका मेंबर बनना पड़ेगा। काउंसिल एक कमेटी होती है, हाँ जी, कि वो एक एक्सपोर्ट कमेटी का मेंबर बनना पड़ेगा, जो सारे उस तरह के, मान लो आप जो गुड्स बेचते हो, उस गुड्स की अलग से एक मेंबर कमेटी होगी, उसका मेंबर बनना पड़ेगा, और एक मेंबरशिप का रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। फॉर अवेलिंग, अब देखो एक्सपोर्ट में गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट देती है, पर वो पूरी काउंसिल को देती है, कमेटी को, आपको अलग से